चलो बेटे, 1 मिनट बाद बताता हूँ। जी बेटे, रजिस्टर निकाल लो लेकिन। कह रहे बेटे, पहली चीज ये समझानी है आपको। देखिए, प्लीज लुक एट द बोर्ड। देखिए, आपको कोई चीज दिखने में कितनी ही स्मूथ क्यों ना नजर आए, इट हैज फ्रिक्शन। वो भी आपने लिपस्टिक निकाली थी, मुझे लिपस्टिक से ख्याल है, आपको क्या लगता है जब लिपस्टिक हम देखते हैं, लिपस्टिक, न्यू लिपस्टिक ओपन करते हैं, डज इट लुक स्मूथ और रफ? Smooth. जब हम लिपस्टिक को अपने होंठों पे रब करते हैं, तो व्हाट मेक्स इट स्टिक टू द लिप्स? इट स्टिक्स टू द लिप्स। इट स्टिक्स टू द लिप्स ना। जो लिपस्टिक होती है, लिप्स के ऊपर ठहरती है। ऐसा तो नहीं आप नहीं कह सकते कि नहीं ठहरती, स्मूथ नजर आती है, बट इफ यू जूम इट इन, प्लीज लुक एट द बोर्ड, इफ यू जूम इट इन, आपके होंठ तो आपको बगैर जूम इन किए भी आपको पता लग रहा होगा ना, वो सरफेस स्मूथ नहीं होता, मतलब यू कैन सी द रिंकल्स देयर इन द लिप्स। लिपस्टिक पे तो नहीं नजर आ रहे होते, बट इफ यू जूम इन, रियली जूम इन, यू विल ऑलवेज सी देयर इज, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, बल्कि ये तो मुझे लग ही ऐसे रहा है जैसे एग्जांपल ही उसने लिपस्टिक की दी है। क्योंकि आप देखें, जो रेड सरफेस है, वो रादर कम, उसके अंदर आपको रिजेस नजर आ रहे हैं, लेकिन देयर आर ऑलवेज रिजेस। इसी तरह आप जूम आउट करें, ये जो जमीन है जिसपे आपको पहाड़ नजर आते हैं, जिसमें आपको मैदान नजर आते हैं, अगर आप एक्चुअली जूम आउट करें, यू विल सी अ स्मूथ, बहुत दूर से तो आपको एक स्मूथ बॉल नजर आएगी जिसका सरफेस स्मूथ है, लेकिन व्हेन यू जूम इन, यू गेट टू द ग्राउंड, यू सी देयर आर रफ एजेस। ये रफ एजेस अगर एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो डेफिनेटली क्या क्रिएट करेंगे? फ्रिक्शन। क्या क्रिएट करेंगे? फ्रिक्शन इज, इट इज अ रिएक्शन फोर्स। ये क्या है बेटे, तो प्रॉब्लम? ड्राइविंग फोर्स आपको पता लग गया ना किसको कहते हैं, कि उसका भी लिखना पड़ेगा साइड पे कहीं। ड्राइविंग फोर्स इज अ फोर्स दैट मेक्स एनी कार और मोटर व्हीकल मूव फॉरवर्ड। तो ड्राइविंग फोर्स, जब एक व्हीकल की बात हम करते हैं, अगर मैं फ्रिक्शन को कंपेयर करूं ड्राइविंग फोर्स से, इज व्हाट मेक्स अ व्हीकल मूव फॉरवर्ड। अब मैं चाहता हूं यहां पे एक व्हीकल आपके सामने बना दूं। Sir, you can take a picture of a नहीं, मैं vehicle. मैं असल में पिक्चर लेना नहीं चाहता व्हीकल की। आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग, मैंने जो ड्राइंग उसके ऊपर करनी है ना, वो शायद पिक्चर लेके ना कर पाऊं। यार प्लीज आपकी फजूलियात को छोड़ के काम पे ध्यान देने का। Sir, I know what you're about to do, and you can also do it with the picture. अच्छा जी, अब मैंने अब तो बना लिया, अब क्या करें? Okay. बेटे प्लीज तवज्जो काम पे। जब हम फोकस करेंगे एक तस्वीर पर, किस पे फोकस करेंगे बेटे? अगर हम इस, यार इधर ध्यान दे ले यार, क्या जाक मार रहा है, इधर ध्यान दे ले यार। अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ड्राइविंग फोर्स का विद फ्रिक्शन, विद, आपको पता है नेट फोर्स तो निकलेगी कैसे? ड्राइविंग फोर्स में से फ्रिक्शन माइनस करके, राइट? तो ड्राइविंग फोर्स को जब फ्रिक्शन से कंपेयर करते हैं हम इस सिचुएशन में, तो हम क्या करते हैं? हम कार के सिलसिले में हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स इस तरफ है, फॉरवर्ड मूव करा रहे हैं, फर्ज करें ये उसकी हेडलाइट्स है।
और हम फ्रिक्शन को कहते हैं कि फ्रिक्शन जनाब इस तरफ है, दिस इज योर फ्रिक्शन एंड दिस इज योर ड्राइविंग फोर्स। कोई प्रॉब्लम? तो अगर ड्राइविंग फोर्स फॉरवर्ड है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड है। फ्रिक्शन क्या है? लेकिन अगर मैं इस टायर पे फोकस करूंगा, गाड़ी उस तरफ मूव कर रही है ना, गाड़ी मूव कर रही है इस तरफ। बेटे गाड़ी बेटे मूव कर, गाड़ी के पहिए मूव कर रहे हैं इस तरफ। एक मिनट से उठाया जाए। बेटा अगर गाड़ी आगे को जा रही है, पहिए इसी तरह मूव कर रहे होंगे ना, पहिए इसी तरह मूव करेंगे कि नहीं? ये यार बताया था गाड़ी की डायरेक्शन, कैसे बताऊं? और ये बना नहीं। यहाँ तक प्रॉब्लम। अगर मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मैं गाड़ी को ऐसे देखूंगा तो कहूंगा ड्राइविंग फोर्स फॉरवर्ड है और फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर मैं पहिए की एग्जांपल लूंगा तो आप देखेंगे अगर पहिया इस तरह से घूम रहा है, तो ये जो पहिया है, द टायर, द व्हील, ये इस सरफेस पे आता है जब, तो ये पुश कर रहा होता है बेटे, तो ये इस तरफ को फोर्स लगा रहा होता है। और जो सरफेस होता है बेटे, सरफेस इसके अगेंस्ट रिएक्शन इस तरफ को दिखाता है आपको। समझ आई मेरी बात की नहीं? तो इट डिपेंड्स कि आप देख कहां से रहे हैं। अगर आप Can पहिए का होता है सरफेस के ड्राइविंग साथ फोर्स। कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, अगर आप पहिए का सरफेस के साथ कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो ये है आपकी ड्राइविंग फोर्स, जो एक्चुअली किधर को जा रही है? पीछे की तरफ को जा रही है। और ये ग्रीन कलर है आपका जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, जो एक्चुअली आगे की तरफ धक्के दे रही है। जैसे हम चलते हैं, जैसे हम वॉक करते हैं, आप सोचेंगे जब मैं वॉक करता हूं तो मैं जमीन पे फोर्स किस तरफ लगा रहा हूँ? पीछे की तरफ जमीन को धक्का दे रहा हूँ कि आगे की तरफ? पीछे की तरफ धक्का दे रहा हूँ। और मूव किधर को कर रहा हूँ? आगे क्यों मूव कर रहा हूँ? क्योंकि फ्रिक्शन ने उसी तरफ धक्का लगाया जिस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। आपको मेरी बात समझ आई? दैट्स व्हाई आई वांट टू टेक अनदर एग्जाम्पल। लेकिन जब हम ऐसे पूरी गाड़ी को देखते हैं ऐसे, तो फिर हम क्या कहते हैं? ड्राइविंग फोर्स जनाब फॉरवर्ड है और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड। वी गुड है? समझ आई बात? आईरीन, यस और नो? अब मैं चाहता हूं मैं आपको एक तस्वीर सिर्फ दिखा दूं बंदा चलते हुए की। प्लीज काम पे ध्यान। एक एग्जांपल मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। हम देख सकते हैं इसमें सारा कुछ बना हुआ है मेरे पास। पहले नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फोर्स की बात कर लेते हैं, जो सरफेस के बिल्कुल ऑपोजिट होगी। ये किसका रिएक्शन है? रीम। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फोर्स किसका रिएक्शन है? वेट का। किसका रिएक्शन है? मैं किधर फोर्स लगा रहा हूँ? पीछे की तरफ। और वो मुझे फोर्स किधर को लगा रहा है? ये इधर जो नेट फोर्स जनरेट हो रही है, इसको फिलहाल छोड़ दें आप, हमारा इससे ताल्लुक। मैं बल्कि इनको इरेज ही कर देता हूँ व्हाइट के साथ। मेरा इसके साथ अभी कोई अमल दखल नहीं है। साइज जरा पेंसिल का बढ़ाते हैं। आई देखा वॉन्ट यू सर गाइज टू क्या हो फॉरगेट अबाउट दिस। जाता है। सर हो मेरा जाता है, जी बेटा, देखा। इरा क्या कह रही हो? आप कह रहे हैं ना पहले के नहीं हो सकता, तो और मैं कह रही थी कि हो सकता है। हो गया होगा। क्या चीज?
कि ड्रॉ नहीं कर क्या सकते चीज नहीं ऊपर हो सकती और पिक्चर, हो सकता है? पिक्चर पर ड्राइंग, कर ड्रॉ सकते। करना। अच्छा, पहले किसी टाइम बाद है। अच्छा अच्छा। Sir, why you गुड can't बेटे। the 0.5 mm? आई वाई क्या कह रही हो, मैं 0.5 mm यूज करूं? Yeah. अब आ जाते हैं, नहीं आई जस्ट एक्चुअली थिंक आई डोंट नीड दैट मच। अब आ जाते हैं बेटे, मुझे क्या आपको, और ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। सॉरी। Um, अब मैं चाहता हूँ, ये लास्ट चीज है हमारी आज की। फ्रिक्शन के बेटा हमें कुछ एडवांटेजेस है और कुछ बेटा हमें डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या क्या है बेटे? अगर फ्रिक्शन ना होती तो उमर हम चल सकते थे। फ्रिक्शन ना होती तो हम चल स्केटिंग ही कर रहे होते थे। फ्रिक्शन ना होती तो क्या हम ड्राइविंग कर सकते थे? उमर फ्रिक्शन ना होती तो लिफ्टिंग लगा सकते थे। मुझे ये बता। अच्छा, फ्रिक्शन ना होती तो बेटे और क्या नहीं कर सकते थे हम? वो बेटे फिर भी आ जाना था इंशाल्लाह, लेडर अगेंस्ट वॉल। बेटे वो भी फ्रिक्शन की वजह से रुकती है वहां पे, वरना नहीं तो फिसल के गिर जाए। लेडर देखिए कभी वॉल के साथ लगी हुई, आप लेडर पे खड़े होते हो, स्लिप होके गिर क्यों नहीं जाती? sir, will air resistance be like a friction because it has reaction and non, ये बेटे वो it has दो ये reaction? बोथ ऑफ देम आर, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन फोर्सेस, हम ये बात पहले एक दिन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। डिसएडवांटेज क्या है बेटे? आप मुझे बताइए, खड्डों वाले रोड पे ज्यादा गाड़ी का पेट्रोल लगता है या सीधे रोड पे? क्योंकि गाड़ी को ज्यादा जोर लगाना पड़ा। तो पहला रिएक्शन पहला डिसएडवांटेज क्या है? एनर्जी वेस्ट हो रही है। फिर आपको पता है कि इसी की वजह से हीट जनरेट होती है। गाड़ी आपकी हीटअप क्यों होती है? इंजन चलता है तो आपस में पार्ट्स की, आप लिख नहीं रहे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये रट्टे वाला सवाल है, 2 नंबर का लाजमी पेपर में आता है। और बेटे इसी की वजह से क्रिएट होता है नॉइस। और आपको पता है, जो आप वाइल्ड फायर्स नहीं देखते, फॉरेस्ट में अचानक लग जाती हैं फायर्स, वो भी इसी Yes, की वजह से होती yes. हैं। हम्म। हम्म। Wait, advantages में light नहीं वो आता sir? आपस में फ्रिक्शन, बहुत ज्यादा जंगल होता है ना, घना जंगल होता है, हवा चलती है तो लकड़ियां आपस में टकराती होंगी। जब लकड़ियां आपस में, शाखें टकराती होंगी ना आपस में कि नहीं? जब शाखें आपस में टकराएंगी, दे विल फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन। और आपने वो कभी कैंप फायर्स में नहीं देखा कैसे लकड़ी से आग लगाते हैं, एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी को रब करते हैं? तो इसी तरह से, नहीं नहीं, लकड़ियों से भी Only बेटे होती लगती है। stones. नो नो नो, इट्स ऑल्सो विद द वुड मटेरियल। जब वो हल्की सी और वहां सारे पत्ते हैं, पत्ते बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, धुआं क्रिएट होता है, दैट्स व्हाई वहां पे वाइल्ड फायर्स लग जाते हैं। क्या हमें Sir, फ्रिक्शन से is छुटकारा it हासिल करना light? है? Is it light like an advantage? I'm not talking about for wildfires. I'm talking about for us. इरा आपकी आवाज नहीं आई बेटा बिल्कुल भी। हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन? क्या हम फ्रिक्शन को खत्म करना चाहते हैं बेटे? नहीं, वो वी वांट टू रिड्यूस इट समवट। कुछ केसेस में हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं। इधर तवज्जो नहीं है आपकी, कुछ दिल आपकी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। हम इसके लिए बेटे क्या करते हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए? आपको पता है मशीन, अब पहले, अब आपके घरों में होगी नहीं, हमारे घरों में पुराने जमाने में सिलाई मशीन जरूर होती थी। और हर सिलाई मशीन के साथ एक छोटी सी बॉटल होती थी ऑयलिंग के लिए, तो वो लुब्रिकेशन उसको कहते हैं। अभी भी आप देखें दरवाजों में, गाड़ी, आप लोग तो गाड़ी का जो काम कराते हैं उन्हें भी पता होगा कि हम जब गाड़ी Like के दरवाजे how वगैरह और ये वो सारी graphite, चीजें प्रॉब्लम आवाज कर रही होती हैं तो क्या करते हैं? ग्रीस लगाते हैं उसके लिए जी। like ग्रीस, how graphite गाड़ियों में ग्रीस यूज used करते for हैं lubrication. जी। फिर हम दूसरा काम क्या करते हैं? वी यूज व्हील्स। क्या यूज करते हैं? Wheel. जैसे आपको उसमें नजर आते हैं व्हील्स, सामान नहीं कैरी करते जब हम, Wheelchair. सामान जब कैरी करते हैं ना सामान, अब जो सूटकेसेस आते हैं तो क्या होता है उनके साथ? अब तो बच्चों के Okay, स्कूल okay. बैग्स के साथ भी वो व्हील्स लगे होते हैं। फिर हम बेटे इसके अलावा एक काम करते हैं विच इज कॉल्ड एज बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग्स क्या होते हैं बेटे?
बॉल बेरिंग्स आप देख सकते हैं, असल में सूटकेसेस में बॉल बेरिंग्स भी लगे होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। बॉल बेरिंग्स कैसे होते हैं मैं अभी दिखा के आपको इरेज कर देता हूँ। ये एक सर्कल है बेटे, जो कि मेरा सही नहीं बना मुझे लगता। दिस इज वन सर्कल। सर, व्हील्स लगाने हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए? जी बेटे, जहां व्हील लगे होंगे वहां फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी ना। जैसे आप देखिए आपके जूते के नीचे व्हील नहीं लगे हुए तो फ्रिक्शन है जमीन के साथ ज्यादा। अगर नीचे अगर जूते में वो लगा देंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, फिर वो स्लिप करेंगे आप लोग। ये बेटे दो डिस्क होती हैं बेटे हमारे पास। चलना क्या हो गया तुझे भाई। इनके दरमियान बेटे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बॉल्स यहाँ पे रख देते हैं, इनको बॉल बेरिंग्स कहते हैं। तो ये व्हील व्हील की जो जमीन के साथ फ्रिक्शन होती है ना, फर्दर उसको भी रिड्यूस कर देता है ये। जो मॉडर्न सूट जो सूटकेसेस आजकल यूज होते हैं ना बेटे, वो आपने देखे ना कितने मजे के सूटकेसेस होते हैं, जिधर को मूव करना Yes. चाहे मूव करी जाते हैं, आराम से साथ साथ चलते रहते हैं। इतने आराम से इतनी स्मूथली तो गाड़ी भी नहीं चलती। उनमें ये वाले व्हील्स लगे होते हैं, बॉल बेरिंग वाले। तो वो फर्दर Okay. फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। यानी सिर्फ एक आउटर व्हील लगाओ तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो गई ना, आप उसको लेके ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक इनर व्हील और आउटर व्हील के दरमियान में बॉल बेरिंग्स रख दिए जाए तो फर्दर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अंदर वाले सर्फेस में भी अब फ्रिक्शन नहीं हो रही। यार मैं इस बॉल बेरिंग वाले इसको साइड पे रहने देता हूँ, आपको याद रहेगा चला। इसके अलावा बेटे हम पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। और आखिरी चीज बेटे जो गाड़ियों में स्पेशली इस्तेमाल होती है बेटे, दैट इज एरोडायनेमिक्स। मुझे पता है आप क्या बकवास कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें। है एरोडायनेमिक्स, वो बेटे स्पेशली रेसिंग कार इस्तेमाल, एयरप्लेन्स इस्तेमाल करते हैं। उसको डिजाइन ऐसे करते हैं कि रेजिस्टेंस What's एयर के साथ कम से कम हो aerodynamics? सके। एरो इज फ्रॉम एयर, डायनेमिक्स इज द यूज ऑफ फोर्स। वो जहाँ देखे ना आप, गाड़ी है जैसे, गाड़ी अगर हम बनाएंगे फरारी की गाड़ी में और रोल्स रॉयस में से, क्या फर्क, रोल्स रॉयस और फरारी में क्या फर्क होता है वाला देखने में पता है, या लैम्बोर्गिनी में एक वाज़ेह फर्क क्या होता है जो किसी भी अनजान आदमी को भी नजर आए। लैम्बोर्गिनी और फरारी बहुत छोटी होती हैं हाइट में, और रोल्स रॉयस ये बड़ी होती है। ये छोटी गाड़ियां क्यों रखते हैं इनको, फरारी और लैम्बोर्गिनी का? दे वांट टू रेस, जितनी जमीन की तरफ पास जाएगी उतना ज्यादा उसकी एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, उतना एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, हवा नहीं उतना ज्यादा आप एरोडायनेमिक है उतनी तेजी से चल सके। ठीक है, So like यहां तक कोई air प्रॉब्लम से? resistance. एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है दैट इज एरोडायनेमिक्स, दैट इज एरो। कोई कंफ्यूजन यहां तक? Dynamics. अच्छा जी। अब एक चीज और को मेरे जहन में आ रही थी कि वो भी आज ही आपको बतानी है। हम्म एक चीज और बेटे डिस्कस करनी, एरोडायनेमिक्स से ही निकलने वाली चीज है, इसलिए इसी पे यहीं पे उसको डिस्कस कर देते हैं। This is not kind of a main topic. Is it this is not kind of a main topic. This is a sub topic kind of a thing. तो जैसे ऊपर एक सब टॉपिक चल रहा था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये उससे और इससे फ्रिक्शन से दोनों से हट के एक चीज है, बट इट इज ऑल्सो यू नो सब टॉपिक टाइप ऑफ अ थिंग। ठीक है, एंड दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेटे इधर वापस काम पे आ जाओ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है? Gravity की center. ये बेटे एक बॉक्स है, दिस इज अ बॉक्स। इसका कोई वेट है बेटे? बेटे हमारे यहाँ ना Yes. फिजिक्स की अंदर सरफेस को शो करने के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये होता है, दिस मीन्स ये कोई ग्राउंड का सरफेस है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? वही था तो जो
ये एक बॉक्स है बेटे, इसका कोई वेट है बेटे? वेट की डायरेक्शन क्या है? मेरा सवाल आपसे ये है कि ये वेट कहाँ पे है? क्या ये पार्ट है? ये क्या इस पार्ट का भी वेट है? इसका वेट है? क्या इसका वेट है? क्या इसका वेट है? क्या इसका वेट है? क्या इसका वेट है? सेंटर सबका वेट है सेंटर ना? का है। सबका वेट है ना? जमीन सब पार्ट्स को खींच रही है ना अपनी तरफ, इस पार्ट को भी खींच रही, इसका मतलब है मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द मल्टीपल पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ। क्या सबकी डायरेक्शन एग्जैक्ट ये बनती है, या किसी की थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी कुछ ऐसा बन रहा होगा? एक दूसरे के पार्टिकल्स के नीचे ऊपर भी आ रहे होंगे, कोई रिएक्शन भी क्रिएट हो रहा होगा। यस, इन सारे पार्टिकल्स का जैसे ये एक फोर्स है, इसके ऊपर अगर एक बंदा इधर से फोर्स लगाता है और एक बंदा फोर्स लगाता है इधर से, तो ये बॉक्स किधर को जाएगा? या एक बंदा इधर से फोर्स लगाता है और ये एक बंदा इधर से फोर्स लगाता है, तो क्या ये सारी डायरेक्शन में मूव करेगा या किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा? यू टेल मी, एक अगर मल्टीपल डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा। इस बात को साइड नोट में लिख लेता हूं। इफ द बॉक्स experiences, think like a scientist. हाँ, कुछ देर उत्तर पहली बात ही मीटिंग में यही डिस्कशन हुई है कि जो आप sir लोग your 2 महीने बाद फैसला करना ना, sir आज ही your कर लो। screen it's If the not box shared. experiences multiple forces Sir, your screen is not with shared. multiple directions, with multiple directions, if a box experiences multiple forces with multiple directions, और आगे एक और Yes, लफ्ज sir. लिख लें, Topic क्या है? साइमल्टेनियसली। बेटे एक मिनट सब्र करो, भी पता लग जाएगा। If a box experiences multiple forces with multiple directions simultaneously, कैसे बेटे? Simultaneously का मतलब क्या होता है? एक ही वक्त में, At the लगातार नहीं same इसका मतलब होता, time. वो तो कंटिन्यूसली होता है। एक ही वक्त में अगर एक बॉक्स एक ही वक्त में मल्टीपल डायरेक्शन से आने वाली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, विल इट मूव इन ऑल डायरेक्शंस? क्या ये तमाम डायरेक्शंस में मूव करेगा? सवाल ये है। Yes. और इसका जवाब आप लोगों ने क्या दिया? I mean, नो। no. No. इसका जवाब आपने क्या दिया? नो। No. इट विल, अब चुप करके जरा 1 मिनट सोचना है। इट विल मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। इट विल मूव इन, सवाल अब मेरा असल में क्या है, ऐसा क्यों? अब्दुल हाफिज सती, ऐसा क्यों हो रहा है? आपका बॉक्स पे आपने जो फोर्स लगाई है यार, आप लोगों को वाकई सही नजर आता है ना? सही नजर आता है? मुझे इस एंगल ज्यादा लगता है, सही नजर नहीं आता। आई थिंक आपको सही नजर आ रहा है। ये कितने हैं? If the box experiences multiple forces with multiple directions simultaneously, will it move in all directions? राइमा हर डायरेक्शन में मूव करेगा? एक में मूव करेगा? क्यों? तो बाकी क्या होंगी? कैंसिल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्या होगा? ये तो कोई बात नहीं। It will move in all directions. इट विल मूव Or इन ऑल no. डायरेक्शंस। इसीलिए मैंने कहा All बेटे of the बोलो मत, सोच लो। directions mixed together to बेटेरा make बोलो one मत, सोच लो। direction. हाँ, सोचो सोचो। हाँ जी भाई, क्या होगा? ये तो आपने, मैंने मान लिया कि बात हमारा ऑब्जर्वेशन है। ये तो, ये सेब गिरता तो सारे देखते हैं, सेब नीचे क्यों गिरता है ये नहीं ना सारे सोचते।
ये ऑब्वियस है ना, everyone thinks it's an obvious thing ना, everyone thinks it's an obvious thing ना, कि सेब नीचे ही गिरेगा, एक ही डायरेक्शन में गिर सकता है, पर क्यों? दैट्स वेयर न्यूटन कम्स इन ना, सोचता है यार, व्हाट इज ऑब्वियस टू एवरीवन एंड एवरीवन थिंक्स इट डजंट नीड एक्सप्लेनेशन, उसी की एक्सप्लेनेशन में तो फिर कोई साइंस छुपी हुई है ना। तो यहां भी आप लोगों को ये सोचना है, द पॉइंट ऑफ इट इज नॉट कि मैं आपको आंसर दूं, नॉट अबाउट गिविंग यू एन आंसर, द पॉइंट इज, नहीं, आप प्लीज टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट ना, डोंट ट्राई टू डोंट ट्राई टू आंसर इन हेस्ट जस्ट टू प्रूव यू आर स्मार्ट, because you're not. Yeah, nobody is, because you're not. स्मार्ट और नॉट ज्यादा अच्छे लग रहे थे राइमिंग, तो आई सेड अब्दुल राफी। हाँ ना, बस क्या। हाँ, आपको सवेरा याद आ गई होगी। अब्दुल आदिम, पूरी बात तो नहीं बताई ना, मुझसे। चलो, मैं हरम को बताऊंगा, फिर हरम मुझे बताइए पूरी बात है क्या। आपने हरम, ये तो आज मोमेंट हो गया। उमर शयान, अहमद यूसुफ जई, सो इट विल मूव इन वन डायरेक्शन ओनली, पर क्यों? यही सीएस का टेस्ट है। किसने क्रॉस किया? चलो चेक कर लेते हैं दोबारा जी बेटे। 8:15 हो रहे हैं। 1 second, sir. I'm अब still जरा सुने जी, thinking. प्लीज अब सुने, सुने, देयर समथिंग न्यू टू लर्न हियर। Wait a minute. जब भी बेटे एक से ज्यादा फोर्सेस आपस में वेक्टर्स, Sir. जब भी आपस में एक पॉइंट पर एक से ज्यादा वेक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी एडिशन कैसे होती है? हेड टू टेल रूल पे। कैसे एडिशन होती है? और फिर हम देखते हैं कि फाइनल इम्पैक्ट क्या निकलना, राइट? जैसे यहाँ पे एक फोर्स For राइट साइड net. पे थी, एक अपवर्ड थी, एक फोर्स राइट साइड पे थी और एक फोर्स अपवर्ड थी। मैंने उसको हेड टू टेल रूल में लगाया, और फिर एंड पे रिजल्ट क्या निकाला कि ये होगा जी फाइनल रिजल्ट इसका। तो जब आप एक बॉक्स को दो वाइट फोर्सेस लगाएंगे, तो ना वो अपवर्ड मूव करेगा ना वो राइटवर्ड मूव करेगा, वो किस पाथ को फॉलो करेगा? ग्रीन वाले पाथ को। किस पाथ को फॉलो करेगा? वी गुड सो फार, वी गुड सो Sir, फार। it's इसी तरह yes. से बेटे, व्हाट आई वांट इज कि मैं ये सारा आपके सामने से इरेज कर दूं, और मैं आपको बताऊं कि इसके भी डिफरेंट पार्ट्स of the object are being interacted by the force applied by the planet on the, बेटे इस पे तवज्जो दो, उस पे नहीं इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत। डिफरेंट पार्ट्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है हादिया, ये प्लैनेट, वो सारे आपस में जब हेड टू टेल रूल से कंबाइन होते हैं, वो सारे आपस में जब हेड टू टेल रूल से, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पूरी बॉडी में होता है जिसमें से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है कि उस बॉडी का वेट कितना है, और वो लाइन हमेशा ऐसी होती है, दिस इज वेट। वो जो पॉइंट है जिसमें से वो लाइन निकलती हुई नजर आती है, वो जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस पॉइंट को कहते हैं, कोई कंफ्यूजन? इन जियोमेट्रिकली शेप्ड बॉडीज, geometric center is always the center of gravity। ज्योमेट्रिक शेप्स में जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जैसे आप इसमें देख लीजिए, मैं यहां से इसका ज्योमेट्रिक सेंटर अगर निकालना चाहूं, तो वो क्या बनेगा? मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूंगा, और डायगोनल्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, और वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। प्लीज आप 1 मिनट के लिए भी आपस में बात करते हैं ना, आपका ध्यान इधर उधर जाता है, मेरी बात स्किप हो जाती है। ज्योमेट्रिक बॉडीज जो होती हैं उनका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है।
वेरी गुड सो फार। उमर आप लिख नहीं रहे, उसका इंतजार है। उमर को वही, उमर कहता है यार यहाँ अहमद कहीं से नोट्स ला देगा, यहाँ वो अली गाजी कहीं से ला देगा, या मैं खुद, मेरे कोई दोस्त इधर उधर पढ़ते हैं उनसे ले लूंगा सर, उसामा के नोट्स मैंने क्या करना है ना उमर। असल असल तो नो। वाह, मैं खुद यही चाहता हूँ, मेरे होते हुए आपको इनकी क्या जरूरत है। देख लो ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर जाता है फिर पढ़ाई नहीं होती, मैं बता रहा हूँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। गुड सो फार। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ। अच्छा ये कौन सी बॉडीज होंगी ज्योमेट्रिक, ये कौन सी बॉडीज होगी, अगर नॉन ज्योमेट्रिक हो फिर क्या करना। It has a different center of gravity each time. बेटे रुको तो सही जरा, हाँ, यू आर मोर इंटरेस्टेड इन गिविंग आंसर्स देन आस्किंग क्वेश्चंस। हाँ जी प्यारे बच्चों, अगर बॉडी हो तो एक बॉडी होती है उसको हम कहते हैं लेमिना, क्या कहते हैं, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। लेमिना कुछ इस तरह की बॉडी है, कोई भी शेप जो इरेगुलर हो उसको लेमिना कहते हैं। कोई भी शेप हो जो इरेगुलर हो उसको, अमीबा ब्रदर्स नहीं होते थे पावर ऑफ गर्ल्स में, हैव यू सीन पावर ऑफ गर्ल्स। ओ यार तुम लोग भी, अब तुम लोगों ने Seen them. I've seen दी Powerpuff Girls. अमीबा ब्रदर्स, है जी, ये दी अमीबा ब्रदर्स। Moy brothers. दिस लेफ्ट मोस्ट इज उमर, दिस सेंटर वाला इज हमदान, दिस राइट वाला इब्राहिम, नहीं यार बलाग है, लेफ्ट मोस्ट वाला उमर लग रहा है। उमर ऐसे, उमर को जब भी अचानक आवाज दो ना उमर ऐसे देखता है सर क्या हो है? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, और हमदान ऐसे होता है हा 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 हा। ये वैसे ना आहद है आहद ऐसे ले जैसे ऐसे कर रहा है क्या, बकर ने कहा मैं हूं ना। बकर ने पुत्र सीखा ये जिंदगी में कि सर उसामा की हाइट का मजाक करूंगा तो कामयाब होऊंगा, ये इसने जिंदगी में और कुछ नहीं सीखा। ये कह ले जो मर्जी, जो मर्जी कह ले। लेकिन किसी भी बाजार में अगर मैं और ये इकट्ठे खड़े होंगे ना तो लोग मुझे ही मर्द कहेंगे, सही कह रहा हूँ। अच्छा आप वापस आए थे, अब सीरियस वापस देखो, मैं बीच में 2-2 मिनट की ऐसे भी तो ब्रेक देता हूँ ना। चलो 1 मिनट और रुकते हैं, 30 सेकंड थे काफी होते हैं ना 30 सेकंड फ्रेश होने के लिए। नहीं, No. लेमिना पता लग गया क्या होता है, कोई भी रेगुलर शेप। अब इसका क्या सेंटर, बेटा प्लीज काम चुप, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। हाँ देखा यार उमर, यू आर सच अ लवली ट्रेटर। एक ये डॉट क्या है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मजाक, 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 मजाक क्या कहता है, मैं समझ नहीं क्या कहता। भाई जब तक इस ये कहते रहोगे ना सर आपकी एकेडमी, तब तक पता क्या होगा, ट्रेटर हमारी, क्या कहना आपने। हाँ मजाक कर रहा है यार, सुनो तो सही, ऐसे ही है। अच्छा अभी तक तो का मजा, academy तो ये आप सर उसामा ही तो है। आ, क्या कहता है, नहीं रोकते बेटा, आपके घर में आपको किसी चीज से नहीं रोकते, आपके घर में आपको किसी चीज से रोकते हैं कि नहीं, रोकते हैं तो वो आपका घर नहीं है, उधर आप मुलाजिम है।
तो आपके घर में आपकी अम्मी आपको किसी चीज से नहीं रोकती? नहीं रोकती? अल्लाह का वास्ता यार, आपके घर में इसको किसी चीज से नहीं रोकते? पूछ लेते हैं भी। तो मैं भी तो यही कहा, मैंने क्या कहा, अगर रिजल्ट अच्छा है मैं भी आपको गेम क्रिएट दूंगा। कि आपके रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ रहे थे, तो घर में भी पुत्र इस तरह की अपने अब्बू को बताना ना जरा। हाँ, तो मैं देखता हूँ ना घर में क्या क्या होता है। अब वापस आ जाए काम पे। अब मैंने 2 मिनट विदाउट एनी इंटरप्शन बोलना है, और आपने उसको सुनना है, और फिर एंड में मैंने पूछा कोई सवाल है कि नहीं, तो 2 मिनट आप लोगों ने नहीं इंटरप्ट करना बीच में, ठीक है? लेमिना बेटे, हम क्या करेंगे, इसके अंदर कहीं पे भी कोई भी 3 पॉइंट्स पे, हम कोई रैंडमली 3 पॉइंट्स पे, एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई ना, अगर आप इसके ऊपर ना यहाँ से ऐसे आते, हाँ वो पेंगुइन लग रहा है बेचारा। अच्छा, सैड पेंगुइन लुकिंग एट द स्काई, अल्लाह हु हैव यू मेड फॉर मी। अच्छा एनीवेज, वापस वापस, आई सेड 2 मिनट, 2 मिनट आपने बोलना नहीं है, इधर इधर तो जो कोई 3 पॉइंट्स पे आप सुराख करेंगे, और जैसे हम किसी और एट अ टाइम एक ही पिन होल पे हम पिन लगा के, जैसे हम किसी बोर्ड को किसी दीवार से लटकाते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक, अगर आप किसी भी तस्वीर के फ्रेम को एक सिर्फ पॉइंट पे सुराख करके तस्वीर को पंच करें किसी दीवार के साथ, तो वो तस्वीर लटक के, आपको पता है जैसी आप चाहते हैं वैसी तो नहीं होगी ना किसी शेप में लटक के गिरेगी, राइट? ये तो वैसे भी रेगुलर बॉडी है। तो हम पहला स्टेप क्या होता है, पिन द लैमिना at any point, at any 3 points to the wall। अब क्या साइमल्टेनियसली होगा? नहीं, 1 by 1। और जब भी आप एक पॉइंट से इसको पिन कर देंगे, तो क्या करेंगे, हैंग आ स्ट्रिंग, हैंग की बजाय ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप आ सॉरी ड्रॉप आ स्ट्रिंग फ्रीली हैंगिंग फ्रॉम ईच पॉइंट। हर पॉइंट से आपने स्ट्रिंग को, बेटे नहीं लिख रहे आप, एंड ड्रॉ आ लाइन, और क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर दें। द 3 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। ये किसी एक ही पॉइंट पर करेंगी, अगर एक पॉइंट पर नहीं करनी तो इसका मतलब आपने कुछ गलती की है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है आपने। एक ही पॉइंट पे ये करेंगी, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आपने फाइंड करना हो कि उसका वेट कहां पर एक्ट कर रहा है, तो असल में आपने क्या फाइंड करना है, उसका सेंटर ऑफ। कोई कंफ्यूजन? यू गुड सो फार? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फायदा क्या होता है? I'm just gonna write the last 2 points. COG is vital for stability। किसके लिए जरूरी है ये? आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से ही स्टेबल होता है। जो बच्चा चलना सीखता है ना, या खड़ा होना सीखता है, तो बेसिकली वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपने सरफेस, बेस सरफेस के साथ मैनेज करना सीख रहा होता है। क्योंकि अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके बेस सरफेस के साथ इन टच नहीं, आपकी स्टेबिलिटी पॉसिबल। अब वो आपको दो तीन पॉइंट्स हम पिछले लेक्चर में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा, द लोअर द COG,
द मोर द स्टेबिलिटी। तो एक स्टेबिलिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सीओजी नीचे से नीचे हो, और दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है, द बिगर द बेस एरिया। बेस एरिया वर्ड ही लिख देता हूँ ताकि को बाद में नोट्स को कॉपी कर रहा हो तो उसको समझ आए। द बिगर द बेस एरिया, द मोर द स्टेबिलिटी। कोई कंफ्यूजन है प्लीज तो बताइए, और यहाँ तक नोट्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। 8:30 नहीं हुए अभी। मिस- हाँ तो नागन है क्यों? Yes, please don't. आप तो, यार आप क्या हो गया, आप लोग थक नहीं लग गए आप लोग इतनी जल्दी, अभी तो मैं पहले से कम पढ़ा रहा हूँ। सर्दियां आ गई हैं तो टाइम नहीं गुजर रहा क्यों? Sir, the time क्यों ना is ऐसा way किया more जाए कि आज longer केमिस्ट्री ना पढ़ी जाए in like सर्दी। और फिजिक्स सर्दियों के में लेक्चर ज्यादा एक्सटेंड कर लॉन्ग होता है। ले। सर्दियों में टाइम अ, ज्यादा होता है तो इसलिए। हाँ ऐसा भी हो सकता Especially the day है। to night. Mine is a fake Night laugh, yours is is low, a but day natural to night phenomenon. is high. I can understand. मैं बेटे केमिस्ट्री अब उस सूरत में पढ़ाऊंगा जब ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, इससे मैं वर्कशीट कंप्लीट करूंगा ताकि कल इसका टेस्ट हो सके। हाँ तो फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ ना। Uh, हाँ मैं यही कह रहा हूँ। Sir, I've already completed it. गुड बेटा, आप चेक कर लेते हैं, आपके पास सर अपनी अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए, कल टेस्ट होगा फिजिक्स का। सर आपको तो फिजिक्स का कुछ पढ़ाया था और हाँ बेटे मैंने यही वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस पहले वाले कराए थे, ये वाले मुझे याद नहीं रहा, रिकॉर्डिंग भेजने का, आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा वो वाली भी। 1 मिनट बाद मैं शुरू कर रहा हूँ, अच्छा इधर ही मैं जरा वाइट दूसरी क्लास को देखूँ एक जगह। अच्छा बेटे करेक्शन कर लेते हैं। हम्म? रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ ग्रेड लिमिट होगा, इस बात पूछेंगे क्या? हाँ तो मैं तो नहीं तैयार, वो कटिंग कराई है उसने, कटिंग करते हुए आपको पता है वो बाल बना देते हैं वो खत कराता हूँ हफ्ते में 10-15 दिन बाद, खत करा लेता हूँ, दाढ़ी बियर्ड ठीक करा लेता हूँ 10-15 दिन बाद। बाल मैं पहले बड़े रखना चाह रहा था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अगर खुद ही बाल बड़े रखूंगा तो आप लोगों को कैसे कहूंगा इंसान बन के आया करो, तो फिर मैंने बाल छोटे करा, फिर मैंने छोटे करा लिए। हाँ जी, लंबे बाल बेटे छोटे बच्चे यंग पीपल रखते हैं, बड़े नहीं रखते। मैं यही तो उसको समझा रहा हूँ कि मैं यही तो उसको समझा रहा हूँ, बुढ़े लोगों के बाल छोटे होते हैं। बुढ़ों के बाल लंबे होते हैं। आप अपने अब्बा को सोचें, अपने दादा को सोचें।
You guys are always body shaming and age shaming me, and I am never responding. Color shaming भी, हाँ. You guys body shaming भी कर रहे होते हो, आप लोग age shaming भी कर रहे होते हो. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लीज वेट एंड वॉच. थोड़े दिनों बाद मैं देखना फिर कैसे रिस्पॉन्ड करता है. क्या करना मैं आप लोगों को बॉडी शेमिंग करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ यार. अच्छा, प्लीज एवरीवन क्वाइट नाउ. वर्कशीट आपके पास? चलो एवरीवन बी क्वाइट नाउ. बेटे ग्रुप में है ये वर्कशीट. चलो थोड़ी देर बाद लेना प्रिंट. चलें जी, आगे चलते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. A boy sits on a playground roundabout carousel कहते हैं इसको. Carousel. The roundabout carries the boy in a horizontal clockwise circle at a constant speed. आपने बताना है what describes the resultant force. मैंने क्या बताया था, किधर होती है resultant force circular motion में? Center की तरफ. So this is the resultant force is in the direction. यार अब चुप बस, काम. क्वेश्चन नंबर 14. काम पे तवज्जो करो अब. In a model of an atom, the electrons move in a circular orbit around a nucleus. Which statement about the electrons is correct? Electrostatic force of the electron is away from the nucleus. Away from the nucleus. The acceleration of the electrons is towards the central nucleus. जी बेटे, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगी, एक्सेलरेशन भी उसी. और सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी मूव करेगी तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स या एफ नेट हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? टुवर्ड्स दी. तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा? टुवर्ड्स दी. क्वेश्चन नंबर 15. 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. देख लें इसने ड्राइविंग फोर्स आगे जाने वाली, क्योंकि गाड़ी की बात आ रही है ना. अब टायर पे फोकस. तो वो ड्राइविंग फोर्स किधर है? आगे की तरफ. फ्रिक्शन फोर्स किधर है? पीछे की तरफ. रेजिस्टेंस फोर्स किधर है? अभी रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन में क्या फर्क है? जो एयर कॉज कर रही है इस पॉइंट पर, जो एयर कॉज कर रही है, ऊपर देखो बोर्ड की तरफ, एयर यहां एयर टकरा रही है ना, जो एयर कॉज कर रही है उसका नाम उसने रख दिया रेजिस्टेंस, और जो सड़क कॉज कर रही है उसका नाम उसने रख दिया है फ्रिक्शन. Which combination of forces would result in the car moving at a constant speed? कांस्टेंट स्पीड का मतलब है जीरो एक्सेलरेशन, और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है एफ नेट क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब है? एफ नेट इज जीरो. एफ नेट भी क्या है? यस और नो? यस. तो फिर एफ नेट जीरो कब होगी? जब फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू होगी बैकवर्ड फोर्स. अब फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स ये कब इक्वल होंगी? फॉरवर्ड फोर्स चेक कर लेते हैं. फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है? ये है फॉरवर्ड फोर्स. ये भी बैकवर्ड फोर्स है और ये भी बैकवर्ड फोर्स है. इन दोनों का एडिशन इक्वल टू होना चाहिए फॉरवर्ड फोर्स. चेक कर लेते हैं. 200 और 1000 800, 800 और 1000 1800. सी आंसर. ऑल राइट. हमना ये ठीक है. राहिमा समझ आई है? महरूर आपको समझ आई है? रीम, जिमल, मिनल, हरम, मानूर समझ आई है? चलो 16 नंबर. फिर से कह रहा है जी, कार ट्रेवल्स अलोंग हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्पीड. इस कांस्टेंट स्पीड को अंडरलाइन करें. कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन क्या है? जब एक्सेलरेशन जीरो है तो एफ नेट क्या है? और एफ नेट जीरो है तो इसका मतलब है फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू. अब उसने आपको फॉरवर्ड फोर्स देके बता दी है 1500 न्यूटन है. फॉरवर्ड फोर्स कितनी है? और बैकवर्ड फोर्स में से उसने 300 न्यूटन आपको बता दी है. 300 न्यूटन उसने एयर रेजिस्टेंस. और कौन सी बैकवर्ड फोर्स होगी? फ्रिक्शन. क्या होगी? और वो कितनी होगी? 1200 न्यूटन. तो 1200 न्यूटन बैकवर्ड शुड बी द आंसर. किसी को ये बात समझ नहीं आई पूछ लें, ऑनलाइन ऑफलाइन जौन से मर्जी बच्चे पूछ लें. Backwards क्यों है sir? Isn't it forwards? बेटा फॉरवर्ड 1500 लिखी हुई है, वो न्यूट्रल तभी होगी जब जीरो, तभी होगी जब बैकवर्ड 1500 होगी. बैकवर्ड 1500 करने के लिए 300 ऑलरेडी उन्होंने शो कर दी है, पीछे 1200 रहेगी तो बैकवर्ड ही होगी 1200.
आ गया जी अपना स्विमर। कैलकुलेट कहता जी, शो करा फॉरवर्ड फोर्स कितनी नजर आ रही है आपको 120, बैकवर्ड कितनी नजर आ रही है 10, एफ नेट कितनी होगी फिर 10 न्यूटन, तो एक्सलेशन होगा कि नहीं होगा। कैलकुलेट साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन। डायरेक्शन अब क्या लिखूं, राइट लिखूं लेफ्ट लिखूं क्या लिखूं, फॉरवर्ड Right. लिखूंगे, राइट भी लिखेंगे तो ठीक आंसर। स्टेट द नेम ऑफ द 110 फोर्स फ्लूइड रेजिस्टेंस, क्या नाम है इसका। इसने बैकवर्ड फोर्स का नाम पूछा है, 110 बैकवर्ड फोर्स, रेजिस्टेंस ही लिखा मैंने भी। फिर कहता है एक और बंदा उसकी 120 आगे 120 पीछे है, एफ नेट क्या होगी इसकी, तो एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, वेलोसिटी इसकी क्या होगी कांस्टेंट, क्या होगी लिखें ये सारा कुछ साथ बेटे जी। यूनिफॉर्म मोशन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन मोशन ऑफ द स्विमर, मूविंग एट अ कांस्टेंट रेट with zero acceleration. Constant velocity. स्पीड एंड डायरेक्शन नजर आ रही जी एक बॉल की। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, रिजल्टेंट फोर्स कितनी है फॉर 10 सेकेंड्स, ये टी आ गया आपको बॉस। एफ नेट कितनी है जी जीरो। रिड्यूस द स्पीड एंड डायरेक्शन बॉल आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड के बाद क्या होता है। इंडिकेट द स्पीड एंड डायरेक्शन बॉल ऑब्जेक्ट ड्राइंग लेवल डायग्राम, 5 सेकंड बाद क्या होगा बेटा, बोल रहे हैं जी। Same speed and same direction. शाबाश, सेम स्पीड एंड एलो जी, उसी साइज की सेम एरो ड्रॉ करनी जितनी उधर ड्रॉ है, मेरी नहीं लगता मुझे बड़ी हो गई है। सेम साइज ऑफ एरो एंड सेम स्पीड, क्योंकि 10 सेकंड तक कांस्टेंट रहनी है ना, 10 सेकंड तक, 5 सेकंड का उसने पूछ लिया तो क्या होगा। अच्छा जी, लेबल्ड एरो हमने ड्रॉ कर दीजिए। फिगर शो कर रही है वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन, वेट उसका 43 न्यूटन है बेटे, उसने कहा है 10 सेकंड तक कांस्टेंट रहनी है उसकी वेलोसिटी, ये लिखा हुआ है। रिजल्टेंट फोर्स जो जीरो है तो एक्सलेशन जीरो है, एक्सलेशन जीरो है तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है। 5 सेकंड बाद ही उसने पूछ लिया बताएं इसकी वेलोसिटी, यानी मैं आपको कहूँ 10 सेकंड इधर ही बैठे रहना है, और मैं फिर आपसे पूछूं 5 सेकंड बाद हाँ कहाँ हो, तो आप क्या कहोगी, आप कहोगी सर उधर ही बैठी हुई। इसी तरह से उसने कहा 10 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है, अभी कितनी है 150, तो 5 सेकंड बाद कितनी होगी। आप उस 10 सेकंड के बाद वाले 5 सेकंड की बात नहीं हम कर रहे, उसी में से 5 सेकंड की बात कर रहे। Okay, okay. शोज द वर्टिकल फोर्सेस, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट कैसे निकलती है बेटे, आप किसी ऊपर, मैं ऊपर वाली को पॉजिटिव ले लेता हूँ, 74.2, 74.2 में से माइनस कर लेते हैं 43 और माइनस ही करेंगे 2.4, क्या आंसर निकलता भाई, क्या आंसर निकलता बेटा 28.8. 0.8 न्यूटन आंसर आ गया। डायरेक्शन क्या है, देखिए ना पॉजिटिव आया ना आपका आंसर, मैंने किसको अब पॉजिटिव लिया था अपवर्ड को, तो अब इधर भी क्या होगा फिर। Upward. When a skydiver first started to fall, जब skydiver गिरना शुरू होता है, फोर्स x यानी डाउनवर्ड वेट y वर अनबैलेंस्ड, वो क्या थी, जब गिरना शुरू होता है स्टार्ट की, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ द मोशन ऑफ द स्काईडाइवर, क्या होगा जी, क्या इफेक्ट होगा, अनबैलेंस्ड है ना, Yes. अनबैलेंस्ड है ना, Yes. सॉरी अनबैलेंस्ड फोर्सेस मीन F net
is not equal to 0. This means acceleration is not equal to 0. Since f is equal to 0 in the beginning, f net is equal to w. So a is equals to g is equals to 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. ये मैंने क्या लिखा है दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. अनबैलेंस फोर्सेस का मतलब है एफ नेट 0 नहीं होगी. एफ नेट 0, अगर एफ नेट 0 नहीं होगी तो एक्सलेरेशन भी 0. शुरू में एफ नेट किसके इक्वल होती है? डब्ल्यू के, क्योंकि रेजिस्टेंस तो 0 होता है. लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सिंस एफ इज इक्वल टू, यानी फ्रिक्शन जो है, जो एयर रेजिस्टेंस है, वो शुरू में 0 होगा, वो शुरू में 0 होगा. तो एफ नेट कितनी निकलेगी? एक ही फोर्स है फिर. इसका मतलब फोर्स कितनी है फिर? जब एक ही है तो एफ नेट किसके इक्वल होगी? उसी फोर्स के इक्वल होगी. वो फोर्स कौन सी है? डब्ल्यू. वो फोर्स कौन सी है बेटे? दोबारा रिपीट करूंगा, आधी ही बात आपके लिए. श्योर? तो अगर एफ नेट डब्ल्यू है तो फिर इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल है. किसके इक्वल है? और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमने वो लेवल में क्या लेनी है? 9 पॉइंट. तो यूनिट क्यों लिखा है एक्सेलरेशन का? क्योंकि हम बात एक्सेलरेशन की कर रहे हैं. कोई कंफ्यूजन? State what happened to the size of x and the size of y as the skydiver falls and reach. बेटा x था उसका वेट. x क्या था? क्या गिरता है वो, उसका वेट चेंज होगा? No. x will not change. यहां will की बजाय लिख लेते हैं does not change. लेकिन जैसे जैसे गिर रहा है स्पीड बढ़ रही है. स्पीड गिरने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है. स्पीड बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस y increases, जो कि एयर रेजिस्टेंस है, as the body falls. कब तक ये बढ़ती है? Until x is equals to f y. जब तक x और y बराबर नहीं हो जाते. तो मसला तो प्लीज बताए. अब इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगली डायग्राम में ये नोट करने की. आप देख सकते हैं एयर रेजिस्टेंस का एरो यहां तक है और ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स का एरो यहां तक. देख सकते हैं एरो का साइज लाजमन डिटरमिन करता है साइज ऑफ फोर्स. एरो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मैग्नीट्यूड. जितनी बेटा एरो का साइज ज्यादा होगा उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. याद रखना. अच्छा जी, कहते हैं बॉल फॉल करती है थ्रू द एयर, लिखा हुआ है. इसका मतलब है एयर रेजिस्टेंस है. इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस. The diagram shows two forces acting on the ball. As the ball falls, the air resistance increases. जैसे जैसे बॉल गिरती है एयर रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है. क्या स्टेटमेंट है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल डिक्रीजेस. क्या एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा? यस बेटे करेगा. क्योंकि जैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस का साइज बड़ा होगा, जैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस का साइज बड़ा होगा, एफ नेट 0 के करीब जाना शुरू हो जाएगा. एफ नेट किसके करीब जाना शुरू हो जाएगा बेटे? तो एफ नेट अगर 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0. आप देखें ना, अगर ये एयर रेजिस्टेंस का साइज बढ़ता जाएगा तो जो एफ नेट है, एफ नेट कैसे निकलती है? एफ नेट निकलती है W माइनस एफ से. W बीइंग वेट एंड F बीइंग एयर रेजिस्टेंस. F बीइंग अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस. तो अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा कि नहीं बेटे? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes. ये बेटा W वो है जो खर्चा आपकी अम्मी को मिलता है. ये F वो है जो खर्चा आप लेते हैं अम्मी से. अम्मी के पास पैसे शुरू में, सारे पैसे अम्मी के पास होते हैं क्योंकि शुरू में आप नहीं होते. हाँ, आस्ता आस्ता आप होने लगते हैं और बड़े होने लगते हैं. तो अम्मी का एक्सपेंस क्या होता है? कम होने लग जाता है ना. अम्मी के पास जो पैसे हैं वो कम होने लग जाते हैं कि नहीं? यस, यू आर द एयर रेजिस्टेंस इन अम्मीज वेट. ठीक है, चलो जी. तो एक्सेलरेशन फिर क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा. एक्सटेंशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? आखिरी 2 क्वेश्चन है बेटा, उसके बाद इंशाल्लाह ये चैप्टर, ये टॉपिक ये खत्म हो जाएगा. द स्काई डाइवर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट का मतलब क्या है? U इज इक्वल टू 0 है.
थ्रू द एयर का मतलब है एयर रेजिस्टेंस आएगा. रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्काई ड्राइवर ड्यूरिंग दिस फॉल? बेटा यू से स्टार्ट, यू इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है ना. एक्सेलरेशन का पूछ लिया ना. क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नो बेटे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आ रहा है, एफ नेट कम हो रही है. एयर रेजिस्टेंस का मतलब एफ नेट क्या कांस्टेंट है? नो बेटे, कांस्टेंट तो ही नहीं सकता. स्टार्टिंग 0 एंड इंक्रीजिंग, नो बेटे. स्टार्टिंग 10 से स्टार्ट हुआ और डिक्रीज होते होते 0 तक पहुंच जाए. क्या बेटे, आपकी क्या बात है, आप कमाल के इंसान है. आप तो पुरुष ही नहीं, महापुरुष. इसका क्या? अच्छा. द डायग्राम शोज अ पैराशूटिस्ट इन 4 positions after she jumps from the high balloon. At which position does she have terminal velocity? Terminal velocity कब है? Not accelerating. यार अब्दुल आदि ले रही है यार, आगे तारीफें करूंगा इंशाल्लाह मैं. जी मैं अभी बढ़ा देता हूँ. वी गुड सो फार बेटे. चलें 2 मिनट की ब्रेक है, फिर इंशाल्लाह केमिस्ट्री Yes. करते हैं. Okay. नहीं पढ़नी केमिस्ट्री यार. आप जल्दी छुट्टी वाली बात तो ना करें ना मेरे साथ.